एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है या संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन या रिसोर्स होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स कहलाती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमारी नीड सेटिस्फाई हुई तो खाना भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। पेन है, कॉपी है, चेयर है, टेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं रिसोर्स। यानी एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। अभी हमें पता चल गया रिसोर्स क्या है। अब हम समझेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बायोटिक रिसोर्स यानी कि जो बायोटिक रिसोर्स का मतलब है जो जैव होते हैं, जैविक होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन बींग्स या लाइव स्टॉक्स। सेकेंड होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। सेकेंड जो हम टाइप देखेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। यानी कि एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर भी जो रिसोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू हो जाते हैं या जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। यानी कि रिन्यूएबल का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं या अगर ख़त्म हो जाएं तो वो जल्दी ही दोबारा से बन जाते हैं। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, सोलर और विंड एनर्जी है। सेकंड होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से टाइप होते हैं रिसोर्सेज के? पहला होता है इंडिविजुअली रिसोर्स, यानी कि जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि हमारे पास अपनी ज़मीन है, अपना मकान है, गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा खुद का हक है, जिसके हम अकेले मालिक हैं, तो वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि गाँव में लोगों के पास खेती की ज़मीन होती है तो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। सेकेंड होता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, यानी कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिन पर बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है। जैसे कि आपकी कॉलोनी में बना हुआ पार्क, वो किसी एक का नहीं होता बल्कि उस पर पूरी कॉलोनी के लोगों का अधिकार होता है। या फिर गांव में जो चरागाह भूमि होती है या फिर शमशान की भूमि, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि वो सबके लिए होती है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंदर होते हैं, वो उस देश की संपत्ति होते हैं, तो उन्हें हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नेशनल रिसोर्स होते हैं उसमें जो ओशनिक एरिया होता है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर्स जो कि कोस्ट लाइन से होता है, वो उसी देश की संपत्ति होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ में आ जाएगा ये 1 मार्क्स का, कि समुद्र से कितने दूर तक की कितने मील्स दूर तक की भूमि पर किसी भी देश का अधिकार होता है, तो वो होती है 12 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब भाई इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के होते हैं, जैसे कि चंदा है ना, चांद पे कोई देश पहले पहुंच गया तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि चांद मेरा है, या हम कह दें कि भाई चंदा मामा हैं वो तो हमारे हैं, नहीं, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता।
या अंतरिक्ष में किसी देश ने पहले जाकर अपना कोई सैटेलाइट स्थापित कर दिया तो वो ये नहीं कहेगा कि ये पूरा अंतरिक्ष मेरा है, कोई दूसरा देश इसमें नहीं आ सकता। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन पर पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है उनको इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी अनुमति के बिना उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट का स्टेटस है उसके बेस पे रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला होता है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सका है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट वो अभी बहुत ज़्यादा स्तर पर यूज़ नहीं की जा सकी है। तो वो एक संभावी रिसोर्स है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है। सेकंड होते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम बहुत भली भांति जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उनका सर्वे हो चुका है कि वो कितनी क्वांटिटी में है और उनकी कैसी क्वालिटी है और उनको यूटिलाइज करने के लिए डिटर्मिनेट किया जा चुका है, तो उनको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। नेक्स्ट होते हैं स्टॉक। अब स्टॉक्स क्या होते हैं, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास उनको यूज़ करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, जिसके कारण उनका प्रयोग नहीं किया जा सका है। तो उनको हम स्टॉक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पानी दो गैसों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उसके इस यूज़ को कर सकें या उसका प्रयोग जान सकें, तो इसलिए हम इसको स्टॉक कहते हैं। एक होते हैं रिजर्व्स, यानी कि जिनको हम रिजर्व करके रखते हैं। वो कौन से होते हैं, वो भी स्टॉक की ही तरह होते हैं, यानी कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जितना हम जानते हैं उनको यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम उनका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाए हैं। हम उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए रख देते हैं। जैसे कि रिवर वाटर है, नदी का जल है, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। नदी के जल को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में प्रयोग कर सकते हैं, और ये हो भी रही है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड रूप से हो रही है। अभी पूरी तरह से हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिजर्व स्टॉक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिसोर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसोर्स। अब 5 मार्क्स में तो आपको ये सारे ही करने होंगे, लेकिन कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम किसी एक बेस पर पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि ऑरिजन, टाइप्स ऑफ ऑरिजन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऐसे कोई भी एक टाइप आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है कि जब हमारे पास ये सारे रिसोर्स हैं तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, इनका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं कि ये रिसोर्स है हमारे पास, तो अब हम इनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं सामने, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डेप्लीशन हो रहा है, वो इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। दूसरी बात, इनको इस तरह से यूज़ करने से जो सोसाइटी है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, यानी कि रिच और पुअर। कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जो तीसरा रीज़न है, तीसरी जो प्रॉब्लम है, वो है कि जो रिसोर्स है उनको हम इस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, कि बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आपने खूब सुना होगा कि पृथ्वी जो है हमारी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। ओजोन लेयर डेप्लीशन, ओजोन की जो लेयर है उसमें भी धीरे धीरे उसमें छेद होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी को हानि पहुंचा रही हैं। एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब किसका परिणाम है, ये हमारे रिसोर्सेज को अंधाधुंध प्रयोग करने का परिणाम है। तो हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को की एक प्लानिंग करनी है, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि उनको हम अपने
फ़ायदे के लिए यूज़ भी कर सकें और फ्यूचर के लिए उनको सेव भी कर सकें। ऐसा ना हो कि हम उन्हें आज ही सब कुछ यूज़ कर दें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे पास रिसोर्स बचे ही नहीं। वही कहलाती है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। एक होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसका मतलब है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज पहुंचाए बिना। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से प्रयोग करना कि ना तो एनवायरनमेंट डैमेज हो और ना ही ऐसा हो कि वो अभी ख़त्म हो जाए। उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए बनाकर रखना, बचा कर रखना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? और एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो ये दोनों क्या हैं? भाई देखो, एजेंडा 21 एक ऐसा एजेंडा है, ये एक डिक्लेरेशन है। हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992, यानी कि 1992 में वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा एक घोषणा साइन की गई थी, डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जो किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और इसमें ये कहा गया था कि हमें जो हमारा एम है वो होना चाहिए अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बाट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि एजेंडा 21 में ये कहा गया था कि हम एक ऐसा एजेंडा बनाएंगे जिसमें सभी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना गया और ये हुआ था 1992 में और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इसी को हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं और इसी के अंतर्गत एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। क्लियर हो गया होगा? अब हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग अभी जैसे हमने ऊपर चर्चा कर ली है इसके ऊपर कि रिसोर्स को इस तरह से प्लान करके खर्च करना कि वो अभी भी हम उनको यूज़ करते रहें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको सेव करके रखें, वही रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जा रही है? रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है इसमें? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले इसमें होता है कि हम रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन कर लें कि वो कहाँ पर मिलता है और उसकी इन्वेंट्री हो जाए। फिर उसको सेकंड जो उसमें होता है वो होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर उसको इस तरह से प्लानिंग करना उसकी स्ट्रक्चर की कि वो क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, क्या स्किल यूज़ होगी और किस तरह से इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाएगा कि हम उस रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। और थर्ड होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान को नेशनल के डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करके यूज़ करना। तो हमारे इंडिया में इसके लिए क्या बनाया गया है? 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं जिसमें हम आगामी 5 साल के लिए कोई भी प्लान बना देते हैं, कोई योजना बना देते हैं कि इन 5 सालों में हमें ये जो हमारे गोल्स हैं या एम्स हैं वो हमें अचीव करने हैं। तो इस तरह से जो ये है हमारा रिसोर्स प्लानिंग हो गई कि हम उन्हें किस तरह से यूज़ करें, इसको कहते हैं संसाधन नियोजन। तो ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रिसोर्स। अब हम जो सेकंड देखेंगे लैंड रिसोर्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रिसोर्स के बारे में, टाइप ऑफ रिसोर्स और एजेंडा 21 एंड रिसोर्स प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।